हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है। बेसिक से अपन इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और गर्मियों की छुट्टियां चल रही है तो उम्मीद करूंगा कि आप इन छुट्टियों का अच्छे से उपयोग करो। ठीक है, और क्योंकि देखो बेटा, यदि आपने समय की वैल्यू नहीं करी ना, तो समय आपकी वैल्यू नहीं करने वाला। ठीक है, ये आपके पढ़ने का टाइम है, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। हाँ, मानते हैं थोड़ा बहुत एंजॉय भी जरूरी होता है, लेकिन एंजॉय के साथ साथ में पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा, अपन विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, साथ साथ में नोट्स भी बनाना है आपको। और बिल्कुल जीरो लेवल से जितने भी अपन के नीट और जेई का एग्जाम होता है, ठीक है, उस लेवल तक आपको पूरा इसको क्लियरफाई करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, तो अच्छे से दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। ठीक है, तो चलो बेटा अपन हेडिंग लगाते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना बेटा, ये एक प्रकार की तरंग बोल सकते हो या विकिरण बोल सकते हो, जिसको अपन के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये सोच रहे हो कि माध्यम की आवश्यकता का मतलब क्या है। जैसे देखो, अपन बोलते हैं, ठीक है, ध्वनि को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए देखो हवा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लिक्विड की जरूरत पड़ती है, ठोस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, जो ध्वनि है, ठीक है, वो सर्वाधिक गति करती है बेटा ठोस माध्यम में। सबसे ज्यादा गति उसकी ठोस माध्यम में होती है। जैसे आपके ये जो अपन के विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इनको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, ये जैसे प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बिना माध्यम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकता है, गति कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। ठीक है ना, तो देखो ये जो चुंबकीय विकिरण है, ठीक है, इसका तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अपन यदि कोई भी व्यक्ति यदि चांद पे जाए, ठीक है, तो चांद पे जाने पे क्या होता है बेटा, वहां पर कोई माध्यम नहीं है, जैसे अपन के हवा वगैरह नहीं है। ठीक है, तो वहां यदि आपके पास में खड़ा इंसान भी यदि आपसे बात करेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे क्या बेटा, माध्यम नहीं है, और ध्वनि बिना माध्यम की गति नहीं करती। ठीक है, तो ये जो विकिरण है नहीं, वो अपन के दो प्रकार की होती है। एक तो होता है बेटा यांत्रिक विकिरण है, ठीक है, और एक होती है अपन का चुंबकीय विकिरण है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, यांत्रिक जो विकिरण है उनको बोला जाता है जिसमें उनको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जिनमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसको बोला जाता है बेटा यांत्रिक विकिरण। ठीक है, और जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, उसको बोला जाता है अपन के विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा टॉपिक से। तो पहली चीज क्या है कि ऐसी विकिरण या तरंगे, देखो विकिरण बोलो या तरंगे, दोनों का मतलब एक ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कई बार विकिरण बोल रहे हैं, कई बार तरंगे बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ऐसी विकिरण, ऐसी विकिरण या तरंगे, ऐसी विकिरण या तरंगे जिन्हें चलने के लिए, ठीक है, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, किसी माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, उसे उसे विद्युत चुंबकीय विकिरण, विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। ठीक है,
अब इसका उदाहरण भी आपको बता दें, चलो उदाहरण यही लिख देते अपन। उदाहरण की बात करें तो बेटा इसका लिख दिया मैंने प्रकाश, ठीक है। अब ये जो अपन के सिद्धांत है ना विद्युत चुम्बकीय विकिरण का, ठीक है, वो दिया था अपन का एक वैज्ञानिक था क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत है, ठीक है, उसकी कुछ विशेषताएं बताई, ठीक है। वो उन विशेषताओं को अपन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या विशेषता थी, उन विशेषताओं से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में ये भी ध्यान रखना कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है वो आउटपुट दे रहा है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अपन एक चीज लिखते हैं कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन गया अपन ने, क्लार्क मैक्सवेल ने कौन सा अपन के सिद्धांत दिया था बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, के अनुसार जो अपन के विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की निम्न विशेषताएं, ठीक है। चलो नीचे लिख देता हूं यहाँ पर विशेषताएं। वो विशेषताएं कौन कौन सी है उसका अपन को बारी बारी से अध्ययन करना है, ठीक है। विशेषताओं में बेटा नंबर 1 है तरंग दैर्ध्य। ये तो नाम सुना होगा आपने, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। और इसको बोला जाता है बेटा वेवलेंथ, वेवलेंथ। और इसको प्रदर्शित किया जाता है अपन के लैम्डा से, इसे प्रदर्शित किया जाता है अपन के लैम्डा से, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया अपन के तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य क्या चीज होती है, देखो मैं एक तरंग बता रहा हूं, तरंग दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तरंग बेटा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अपन के अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपन बात करेंगे किसकी, अनुप्रस्थ तरंग की, ठीक है। अब अनुप्रस्थ तरंग किस प्रकार की होती है, जैसे कोई भी अपन के एक मुख्य अक्ष बनाते हैं, एक सीधी लाइन जो उसका अक्ष रहेगा, यहां से स्टार्ट किया अपन ने, ये इसका एक मुख्य अक्ष बना दिया, ठीक है। अब तरंग आपको पता है इस प्रकार कंपन करते हुए चलती है, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्ट किया मैंने, यहां से घूमता हुआ इस प्रकार चलेगा। देखो दो तरंगे बनाई मैंने, इस प्रकार ये चलती रहती है, ठीक है ना। तो जो इस प्रकार चले तरंगे, ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा अपन के अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है ना। तो अनुप्रस्थ तरंग है। अब इसमें देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से स्टार्ट होके अपन के यहां तक पहुंचा, तो एक दोलन पूरा हो गया, ठीक है, यानी एक कंपन पूरा हो गया, जिसको आप एक दोलन भी बोल सकते हो। तो एक दोलन पूरा हुआ यहां से लगा के यहां, ठीक है। तो यहां से लगा के अपन के यहाँ के जो बीच की दूरी है, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा तरंग दैर्ध्य। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। दूसरी है जो इस मुख्य अक्ष के ऊपर वाली जो चीज है ना, उसको बोला जाता है बेटा सरंग। क्या बोला जाता है, सरंग बोला जाता है इसको, सरंग। और जो नीचे बन रहा है उसको बोला जाता है ग्रत, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रत बोलेंगे, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो ग्रत, ठीक है। ऊपर कौन सा है सरंग, नीचे कौन सा है गर्त, ठीक है। तो पहली परिभाषा तो हो गई अपन के एक पूरे दोलन वाली, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये जो सुरंग है, ठीक है, इस सुरंग के यहां से एक सुरंग के अपन को ऊपर से, चलो इसको अलग पेन से बना देते हैं अपन, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए आपके। यहां से लगा के ये जो दूसरा सुरंग है अपन के यहां तक, ठीक है ना, इसके बीच की जो दूरी है उसको भी बेटा तरंग दैर्ध्य ही बोला जाता है, ठीक है। दो सुरंगों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलेंगे, तरंग बोलेंगे। अब दो सुरंगों के बीच की यदि दूरी को अपन तरंग बोलते हैं, तो दो तरंग दैर्ध्य, दो अपन के गर्तों के बीच की भी दूरी को भी तो अपन तरंग दैर्ध्य बोलना चाहिए ना भाई, ठीक है ना। तो इसका जैसे माना कि अपन इसको चलो पूरा बनाते हैं, थोड़ा आगे ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसको मैंने इस प्रकार बना दिया, ठीक है। तो दो सुरंगों के बीच की दूरी हो गई,
ठीक है। तो अब दो वृत्त बना रहा हूं मैं, यहां से लगा के यहाँ के बीच की दूरी, ठीक है, इसको भी तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, दो वृत्तों के बीच की दूरी। तो देखो बेटा तीन परिभाषा होगी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहले अपन इन तीनों को परिभाषा को अपन लिख लेते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या लिखते हैं बेटा, नंबर 1 है, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, अपन के कोई तरंग, कोई भी एक तरंग, कोई तरंग एक दोलन या एक कंपन, एक दोलन या एक कंपन, एक दोलन या एक कंपन में जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को अपन क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, उसे लैम्डा कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषा तो ये हो गई बेटा। दूसरी परिभाषा अपन के, दूसरी परिभाषा क्या बनेगी, किसी तरंग के, कोई भी तरंग है, किसी तरंग के दो क्रमागत, यानी लगातार, ऐसा नहीं कि भाई आपके ये सरंग है आप चौथा पांचवा सरंग उठा रहे हो, क्रमागत यानी जस्ट आगे वाला, दो क्रमागत सरंगों के बीच की दूरी, सरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अपन के लैम्डा कहलाती है, ठीक है। दूसरी आ गई परिभाषा अपन की। तीसरी परिभाषा लेते हैं बेटा अपन, ठीक है, उसी प्रकार सेम तीसरी परिभाषा आ जाएगी अपन के कि दो क्रमागत वृत्तों के बीच की दूरी, किसी तरंग के दो क्रमागत वृत्तों के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या कहलाती है, अपन के लैम्डा कहलाती है। ये तो हो गई बेटा अपन के अनुप्रस्थ तरंग की बात, ठीक है। ये कौन सी तरंग है, अपन के अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, अपन के अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। एक चीज तो समझ में आ गई। दूसरी चीज और बना रहा हूं मैं, देखो कोई भी तरंगे है, ठीक है। अब अनुदैर्ध्य तरंगे किसको बोलेंगे अपन, जैसे कोई भी तरंगे आपको इस प्रकार दिखाई दे, ठीक है, यहां तो एकदम गहरी है, ठीक है, यहां थोड़ी हल्की हल्की दूर बना रहा हूं मैं, ठीक है। वापिस ठीक है, वापिस अपन के हल्के हल्के आ रही है, ये इस प्रकार बना रहा हूं बेटा मैं, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो यहां अपन के दबी हुई है थोड़ी सी, यहां थोड़ी खुली है, यहां दबी हुई, यहां थोड़ी खुली है। तो जो भाग दबा हुआ होता है ना, ठीक है, उसको बोला जाता है अपन के समपीड्य बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, समपीड्य बोला जाता है, ठीक है। और ये जो खुला भाग है उसको क्या बोला जाता है बेटा, विरलन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विरलन बोला जाता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है दो क्रमागत समपीड्य, यहां से लगा के यहां के बीच की दूरी, दो क्रमागत समपीड्य के बीच की दूरी को भी क्या बोला जाता है, लैम्डा बोला जाता है, ठीक है। दो क्रमागत विरलन, दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को भी अब क्या बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसको, चलो मैं लिख देता हूं आपके, इसको बोला जाता है विरलन और इसको बोला जाता है बेटा समपीड्य। समपीड्य का मतलब दबा हुआ भाग, ठीक है। तरंगे यानी कुछ तरंगे पैकेटों के रूप में चलती है, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में इस प्रकार, ठीक है। अब देखो, अब अपन ने क्या चीज लिखी कि भाई तीन परिभाषा ये होगी, चौथी परिभाषा क्या बनी बेटा अपन के, दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलेंगे, लैम्डा,
तो ये हो गई अपन के नंबर 4, दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा नंबर 5 हो जाएगी, दो क्रमागत समपीड्य के बीच की दूरी, बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं। ठीक है, ये होता है बेटा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और ये कई बार इसका मात्रक भी पूछा जाता है, तो मात्रक भी आपको बता दूं। मात्रक ये रहेगा बेटा इसका, या तो आप मात्रक एंगस्ट्रॉन्ग भी आ सकता है, इसको एंगस्ट्रॉन्ग बोला जाता है बेटा, ए और उसके ऊपर नोट का चिन्ह है। ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग, या फिर अपन के मिलीमीटर आ सकता है, पिकोमीटर आ सकता है। ठीक है, या सेंटीमीटर, कोई सा भी एक मात्रक आपको याद रख लेना। ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग इसको बोला जाता है, इसको मिलीमीटर, इसको पिकोमीटर, इसको सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो इसको साथ में लिख लो, इसको एंगस्ट्रॉन्ग, मिलीमीटर, पिकोमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात आती है बेटा अपन के नेक्स्ट, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 है अपन के आवर्ती के बारे में। इसके बारे में बेटा आवर्ती, तो नंबर 2 लगा रहा हूं मैं, आवर्ती। ठीक है, और आवर्ती को बोला जाता है बेटा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित किया जाता है अपन के इस प्रकार, न्यू, इसको न्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यू, या फिर अपन के एन से प्रदर्शित करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू कहीं पे दिखाई दे इसका मतलब वो आवृत्ति है, एन कहीं पे दिखाई दे वो इसका मतलब भी वो क्या अपन के आवृत्ति है। ये हो गया अपन के फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, आवृत्ति किसको बोला जाता है? आवर्ती बोला जाता है किसी भी तरंग, कोई भी एक तरंग है, ठीक है, इस तरंग द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपन, यानी एक सेकंड में वो कितना कंपन कर सकती है, ठीक है, यह एक सेकंड में वो कितना दोलन कर रही है, वो क्या कहलाती है? अपन के आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक सेकंड किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपन या दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा? आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आपके। डेफिनेशन नंबर 1 लिखते हैं अपन, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपन या दोलनों की संख्या को, दोलनों की संख्या को यहीं लिख देता हूं, चलो नीचे, न्यू आवर्ती कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गई परिभाषा नंबर 1। दूसरी है कि किसी बिंदु से, कोई भी एक बिंदु पकड़ लिया अपन ने, अब पहले तो क्या था बेटा, यहां से स्टार्ट किया अपन ने, एक सेकंड में वो कितने कंपन कर रही है। ठीक है, दूसरी है किसी एक बिंदु से, कोई सा भी एक बिंदु पकड़ लिया, जैसे अपन ने यहां पकड़ दिया, ठीक है, इस एक बिंदु पर, ठीक है, इस एक बिंदु पर कितनी तरंगे एक सेकंड में निकल रही है। किसी एक पर्टिकुलर बिंदु को अपन ने पकड़ लिया और उस पकड़े हुए बिंदु को अपन ने बोला कि इस बिंदु पर एक सेकंड में कितनी तरंगे निकल रही है, कितनी तरंगे दोलन कर रही है, वो भी क्या कहलाते हैं बेटा? आवर्ती कहलाती है। ठीक है ना, तो दूसरी परिभाषा क्या हो गई अपन के कि किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से एक सेकंड, एक सेकंड में गुजरने वाली, में गुजरने वाली गुजरने वाली तरंग, या अपन के विकिरण भी बोल सकते हो बेटा,
तरंग निकलने वाली कुल तरंग लिखते हैं, कुल तरंगों की संख्या, कुल तरंगों की संख्या को न्यू यानी आवर्ती कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपन के कि भाई इस आवर्ती का भी तो कोई मात्रक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अपन के मात्रक होता है बेटा, ठीक है, इसका मात्रक अपन के जो, या तो आप इसको बोल सकते हो बेटा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, या फिर आप इसको बोलते हो बेटा हर्ट्ज, हर्ट्ज नाम सुना है, HARTZ, या कहीं पे लिखा हुआ बेटा HZ लिखा हुआ होता है, HZ। ठीक है, वो होते हैं बेटा इसकी आवृत्ति। ठीक है, उसके बाद में बात आती है बेटा अपन के आयाम की। नंबर तीसरा पॉइंट ले रहा हूं मैं, अपन के आयाम। अब आयाम क्या होता है? ठीक है, आयाम को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। चलो यहां लिख देता हूं, एम्पलीट्यूड। और इसको बेटा प्रदर्शित किया जाता है अपन के ए से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए से प्रदर्शित किया जाता है, आयाम यानी ए। अब ये आयाम क्या है? जैसे कोई भी तरंग है, यहां बना रहा हूं मैं तरंग अपन के, ठीक है, तरंग आपको पता है इस प्रकार चलती है, दोलन करती हुई, इस प्रकार ही चलती है। ठीक है, तो किसी तरंग के द्वारा, कोई भी तरंग है, किसी तरंग के द्वारा, ये इसका बेटा मुख्य अक्ष है, इसको मैं बोल देता हूं अपन के मुख्य अक्ष। ये जो लाइन बनी हुई है ना अपन के, ये अपन के मुख्य अक्ष है। ठीक है, किसी तरंग द्वारा अपने मुख्य अक्ष से, अपने मुख्य अक्ष से कितना विस्थापन करती है, यानी कितना ऊपर उठ रही है, यहां से यहां के बीच की दूरी, या फिर कितना अपन के नीचे जा रही है, कितना इसके बीच में विस्थापन हो रहा है, यानी अधिकतम कितना विस्थापन हो रहा है, उस अधिकतम विस्थापन को ही क्या बोला जाता है? आयाम बोला जाता है, यानी ए बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी बात है। ठीक है, कि भी किसी तरंग के द्वारा अपने मुख्य अक्ष से, ठीक है, कितना अधिकतम विस्थापन करती है, वो विस्थापन ही उस चीज का क्या कहलाता है? अपन के आयाम कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं अपन कि किसी तरंग द्वारा, किसी तरंग द्वारा, किसी तरंग द्वारा अपने मूल अक्ष से, अपने मूल अक्ष से जितना अधिकतम, जितना अधिकतम, अधिकतम विस्थापन, जितना अधिकतम विस्थापन किया जाता है, किया जाता है, उसे उसे आयाम कहते हैं, यानी ए कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो रहेगा बेटा सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, तो इसका लिख देते हैं अपन मात्रक, मात्रक वो रहेगा अपन के या तो सेंटीमीटर या अपन के मीटर, यानी कितनी अपन के ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, एक नोट लगा के चीज लिखो आप। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो अपन के आयाम है, ठीक है, वो बेटा आयाम हमेशा नोट, इसको अच्छे से दिमाग में रखना बेटा, आयाम हमेशा समानुपाती होता है रूट आई के, रूट आई। और ये जो रूट आई है ना बेटा, ठीक है, वो क्या है? अपन के प्रकाश की तीव्रता है। ठीक है ना, ये क्या है अपन के? आई, यहां लिख देता हूं, चलो ऊपर लिख देता हूं यहां पे, आई इजिकल टू है बेटा अपन के प्रकाश की तीव्रता। ठीक है ना, ये हो गया बेटा अपन के प्रकाश की तीव्रता। और ए को तो आप जानते ही हो क्या, अपन के आयाम है। ठीक है, तो ए समानुपाती क्या हो जाएगा? अपन के रूट आई, आई यानी प्रकाश की तीव्रता। ये हो गया बेटा अपन के पॉइंट नंबर 3, आयाम। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा नंबर 4। नंबर 4 है अपन के वेग। वेग किसको बोला जाता है? वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी बोला जाता है इसको बेटा। अब देखो, इस वेग को एक तो अपन के स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और एक अपन के प्रदर्शित करते हैं बेटा c से, ठीक है ना, ध्यान रखना आप, c, ठीक है, एक तो स्मॉल v और एक c, ठीक है। अब वेग क्या होता है? वेग होता है बेटा तरंग द्वारा एक सेकंड में कितनी दूरी तय होती है। तरंग के द्वारा एक सेकंड में कितनी दूरी तय होती है, उसको बोला जाता है बेटा उसका वेग, या फिर उसको उसका विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दूरी भी बोल सकते हो या बेटा उसका विस्थापन बोल सकते हो, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख रहे हैं अपन, तरंग द्वारा, तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा विस्थापन, दूरी या विस्थापन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? वो स्मॉल वी, या फिर आप उसको बोल सकते हो बेटा वेग बोल सकते हो, न्यू कहते हैं, न्यू नहीं सॉरी वी, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। अब एक सूत्र याद रखना बेटा, ठीक है, क्योंकि देखो सी भी अपन के वेग है, ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे सूत्र लिख रहा हूं बेटा सी बराबर, ठीक है, एक अपन के एन, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एन क्या था अपन के? जो उसकी आवर्ती है, एन लेमडा, यानी कि आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं बेटा अपन के आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य, ठीक है। और सी को बेटा यहां प्रकाश का वेग बोलते हैं, तो यहां लिख रहा हूं मैं सी बराबर है बेटा प्रकाश का वेग, ठीक है। और इस सी का हमेशा मान होता है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का जो वेग है वो है बेटा मीटर प्रति सेकेंड। यह आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इसके बिना अपन के न्यूमेरिकल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। एक तो ये सूत्र दिमाग में रखना है, और एक ये दिमाग में, क्योंकि अपन आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपन के प्रकाश का वेग, ठीक है। अब इस प्रकाश के वेग को, एक मिनट थोड़ा लाइट का इश्यू आ रहा है, हाँ, ये हो गया बेटा 4 पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 5 लिखो आप, तरंग संख्या। पॉइंट नंबर 5 है अपन के तरंग संख्या, यानी कि वेव नंबर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? वेव नंबर बोला जाता है, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर है, और इसको बेटा इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं अपन, न्यू बार, न्यू है चिन्ह, उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा रखा है, न्यू बार, तरंग संख्या न्यू बार, ठीक है। अब तरंग संख्या क्या होता है बेटा? जो एकांक लंबाई होती है उस लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या, यानी कि कोई भी एक लंबाई है, ठीक है, जैसे अपन के यहां ले लिया बेटा, अपन ने 1 मीटर ले लिया, इस 1 मीटर में कितनी तरंगों की संख्या है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है अपन के? उसका वेव नंबर कहलाता है, यानी तरंग संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, इसका लिखता हूं बेटा मैं, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई में उपस्थित उपस्थित कुल तरंगों की संख्या,
कुल तरंगों की संख्या क्या कहलाती है बेटा अपन के न्यू बार या फिर अपन के वेव नंबर कहलाती है, तरंगों की संख्या कहलाती है। ठीक है, ये हो गया बेटा अपन के उपस्थित कुल तरंगों की संख्या क्या कहलाएगी अपन के वेव नंबर कहलाएगी या तरंग संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब इसका जो सूत्र होता है वो बेटा ध्यान देना, इसका सूत्र होता है अपन के न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्मॉल वी, यानी वेग, एक बटा क्या हो जाएगा बेटा वेग हो जाएगा। ठीक है, और लेमडा बराबर देखो बेटा मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है, एक बटा वेव नहीं सॉरी बेटा एक बटा तरंग दे दे रही। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, एक बटा क्या होता है बेटा अपन के तरंग दे दे रही, यानी कि जो तरंग संख्या है ठीक है वो हमेशा क्या होती है बेटा तरंग दे दे रही है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना। अब बेटा मैं लेमडा का मान लिख रहा हूं। ठीक है, लेमडा का मान होता है अपन के सी बटा वी। अब आप सोच रहे हो ये कहां से लेके आ गए। ठीक है, सी बटा वी नहीं सॉरी न्यू। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहां से लेके आ गए। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि देखो सी बराबर क्या होता है बेटा, सी बराबर क्या होता है एन लेमडा होता है। ठीक है, और इससे पहले मैंने एक चीज बताई थी कि सी बराबर क्या होता है हमेशा न्यू लेमडा होता है। ठीक है, तो सी बराबर अपन के न्यू लेमडा, इससे मैंने बनाया बेटा ये वाला सी बराबर न्यू लेमडा से मैंने क्या बनाया बेटा अपन के ये वाला। ठीक, एन लेमडा भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, और न्यू लेमडा भी बोल सकते हो, बात एक ही ध्यान रखना आप, सी बराबर क्या रहेगा अपन के न्यू लेमडा। ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूँ एक और मैं आपके ताकि और कंफ्यूज ना हो, सी बराबर न्यू लेमडा। ठीक है, क्योंकि एन और न्यू दोनों एक चीज है, एन और न्यू क्या अपन के एक ही चीज। ठीक, क्योंकि ये चीज मैंने पहले लिखाई थी अपन के इसके अंदर आवर्ती के अंदर लिखाया था मैंने। ठीक है ना, तो ये हो गया बराबर सी बराबर न्यू लेमडा। ठीक है, लेमडा का मान यहाँ रखना बेटा अपन को, तो क्या हो जाएगा अपन के लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन ठीक है सी बटा न्यू करना बेटा अपन को, सी बटा न्यू। ठीक है, न्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो तरंग संख्या बराबर क्या हो जाएगी बेटा अपन के सी बटा न्यू, न्यू यानी बेटा आवर्ती, सी यानी प्रकाश का वेग। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं आपके सी बराबर प्रकाश का वेग। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू होता है बेटा आवर्ती। ठीक है ना, आ गया समझ में, ये हो गया बेटा। अब देखो एक तो ये सूत्र याद रखना आपको। ठीक है, एक ये याद रखना है, अभी देखो जरूरत पड़ेगी अपनी। ठीक है, एक ये वाला है ही है, एक इसका मैंने बोला था ये और ये, हालांकि न्यू और एन दोनों एक ही चीज है तो अपन को ज्यादा लोड वाली बात है नहीं। ठीक है, अब एक और पॉइंट बचा बेटा अपन के आवर्तकाल, नंबर 6 छठा पॉइंट है अपन के आवर्तकाल। आवर्तकाल ठीक है, और आवर्तकाल को अपन प्रदर्शित करते हैं टी, टी से। ठीक है, अब आवर्तकाल क्या होता है बेटा बिल्कुल इजी है, किसी तरंग को अपना एक दोलन पूरा करने में जितना जो समय लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं आवर्तकाल, यानी कि यहां से स्टार्ट हुई वापस घूम के वहां पे आ गई वापस, यानी पूरा एक दोलन करने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है बेटा उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो किसी तरंग को एक दोलन या कंपन करने में जितना समय लगता है उसे टी यानी आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपन का आवर्तकाल। अब देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पूछा जाता है कई बार, ये लगाना बेटा इंपॉर्टेंट, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब इसमें अपन को याद क्या करना है या पढ़ना क्या है कि आपको कोई भी किरण दी जाएगी। देखो बेटा कॉस्मिक किरण भी दे सकते हैं, गामा किरण भी दे सकते हैं, एक्सरे दे सकते हैं और अल्ट्रावायलेट दे सकते हैं, इंफ्रा दे सकते हैं,
या फिर माइक्रो दे सकते हैं, या फिर रेडियो दे सकते हैं। ये सारी किरणें विकिरण है, ठीक है। इन विकिरणों का क्या पूछा जाता है, या तो उसका तरंगदैर्ध्य पूछा जाता है, या उनकी आवृत्ति पूछी जाती है, ठीक है। तो अपन सबका एक साथ अध्ययन करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ आप, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अब देखो करना कैसे याद है, ठीक है, क्योंकि इसके जो नंबर है वो अपन को याद करने पड़ेंगे। यहां एक लाइन खींच रहा हूं मैं, ठीक है, ये लाइन खींच दी। या अपन लिखेंगे बेटा लेमडा, यानी तरंगदैर्ध्य का मान जो है नैनोमीटर में, किसमें बेटा, नैनोमीटर में। यहां लिख रहा हूं मैं नैनोमीटर, नैनोमीटर में मान लिख रहा हूं, ठीक है। अब नैनोमीटर में मान लिखने से अपन की क्या, अपन शुरुआत करते बेटा, यदि मान 10⁻⁻9, ठीक है, तो वो रहेगा बेटा अपन के कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, रेज लिखूं चाहे अपन के वेव लिखूं, बात एक ही है, दोनों का मतलब यही रहने वाला। तो मैं यहां लिख रहा हूं RAYS, यानी कॉस्मिक किरणें होती है, उसकी अपन के जो तरंगदैर्ध्य का मान होता है वो होता है बेटा 10⁻⁹, ठीक है। दूसरा अपन लेते हैं यहां से 10⁻⁵, ठीक है। ये होती है बेटा गामा किरणें, ठीक है। गामा किरणें समझते हो ना आप, गामा किरणें, रेज, उसके अपन के तरंगदैर्ध्य कितना रहेगा, 10⁻⁻5, एक है अपन के 10⁻⁻1, ठीक है। ये होती है बेटा एक्स किरणें, एक्स किरणें आपने सुना होगा ना, एक्स रेज, एक्स रे नाम तो सुना ही है, ठीक है। उसमें तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 10⁻⁻1, एक होता है अपन के 10, ठीक है। और 10 होता है बेटा अल्ट्रा वायलेट, यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है। उसका कितना होता है बेटा अपन के 10 नैनोमीटर होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां आती है, इंपॉर्टेंट क्या चीज आती है बेटा, ये जो भाग यहां बना रहा हूं मैं, देखो यहां लिख रहा हूं मैं दृश्य प्रकाश, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी अपने को। दृश्य जो प्रकाश है वो 10 से लगा के 10 10 से लगा के 10 की घात 3, यानी बेटा 10 से लगा के 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1000, इसको आप 1000 भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो बीच का भाग रहेगा वो रहेगा अपन के दृश्य प्रकाश। तो मैं इसको यहां से चलो यहां से कर देते हैं अपन, इसको अच्छे से समझ, 10 की घात 3 से अंदर अंदर, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले रहा हूं, ठीक है? दृश्य प्रकाश हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा 10 की घात 5, ठीक है। ये होता है अपन का इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, RAYS, ठीक है। 10 की घात 5 होते हैं नैनोमीटर किसका, और एक होता है बेटा 10 की घात 7, ठीक है। वो होता है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स लिखो या रेज लिखो, बात एक ही, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। WAVES, वेव्स, ठीक है। और एक होता है अपन के 10 की घात 11, ठीक है। और 10 की घात 11 होता है बेटा रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। या बस इतना ही बहुत है। अब अपन यहां से वापस शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। यहां से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया बेटा नैनोमीटर की बात। अब अपन बात करते हैं आवृत्ति की, यानी न्यू आवृत्ति, ठीक है। ये बेटा तरंगदैर्ध्य हो गया, तरंगदैर्ध्य, ठीक है। आवृत्ति को अपन किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, HZ। ये आपने वो रेडियो वगैरह यदि सुना है तो आपने सुना होगा कि भाई ये आप आकाशवाणी से बोल रहे हैं 1370 किलो हर्ट्ज पर अपन बात कर रहे हैं, तो वो उसकी आवृत्ति बताती है कि भाई हमारी ये जो फ्रिक्वेंसी है वो ये है, ठीक है ना। तो आवृत्ति, आवृत्ति की बात करें तो जो कॉस्मिक रेज है उसकी जो आवृत्ति होती है बेटा वो होती है 10 की घात 26, 26, ठीक है। और इसकी जो गामा रेज है इसकी होती है 10 की घात 22, 10 की घात 22,
ठीक है। ये जो एक्सरे है, ठीक है, इसकी होती है बेटा 10 की घात 16। ठीक, अब यहां से छोड़ दो आप, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। अब डायरेक्ट यहां चलते हैं बेटा, 10 की घात 4। 10 की घात 4 इंफ्रारेड की है। 10 की घात 10 है अपन के, 10 की घात 4 क्या बेटा, 10 की घात 14 होगा। 14, 10 की घात 10, और ये रहेगा बेटा अपन के 10 की घात 6। ठीक है। अब मैंने इसको बीच में क्यों छोड़ा है? अब बीच में इसलिए मैंने इसको छोड़ा है, देखो मैं यहां से इसको उठा रहा हूं, ठीक है ना। ये जो पार्ट बना रहा हूं ना बेटा, ये इसके बीच का है, ध्यान रखना आप, इसके बीच का है पार्ट, या नीचे बना रहा हूं, ठीक है ना। ये कुछ ज्यादा नीचे तो नहीं चला गया, आपके तो दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। एक बार इसको बनाओ, देखे कितने चलता है अपने इसके नीचे। चलो एडजस्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो बेटा, अपने 7 कलर पड़े होंगे। 7 कलर कौन कौन से होते हैं? एक तो देखो बेटा वॉयलेट, एक होता है बेटा इंडिगो, ठीक है, एक होता है ब्लू। चलो इसके सीध में कौन सा लेते हैं, बीच में कौन सा था बेटा अपन के, ग्रीन आता है ना, चलो ग्रीन डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। एक होता है अपन के ब्लू, एक ग्रीन, एक अपन के येलो, ठीक है, एक ऑरेंज और एक रेड। यही होते हैं कलर, ठीक है। यानी कि बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, पीला, और ये अपन के नारंगी, और ये अपन के लाल। ये 7 कलर है बेटा, ठीक है। बैंगनी यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इसकी जो तरंग है बेटा, वो यहां से स्टार्ट होती है, यहां लिख रहा हूं बेटा, देखो 10 से आगे है ना, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहां से इसकी रहेगी बेटा 400 नैनोमीटर। आप नीचे लिख लेना आप 400 नैनोमीटर, ठीक है। फिर धीरे 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 आगे बढ़ेगी, यहां आ जाएगी 500 नैनोमीटर, ठीक है। फिर और आगे जाएगी तो यहां आ जाएगी बेटा 600 नैनोमीटर, ठीक है, और रेड हो जाएगा बेटा अपन के 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये इसकी तरंग दैर्ध्य हो गई, यानी 400 से लगा के 700 के बीच में अपन का होता है दृश्य प्रकाश। देखो इसलिए मैंने 10 की घात 3 से थोड़ा सा पॉइंट इधर लिया, यानी कि 1000 से कम है, 10 से ऊपर है, ठीक है। तो 400 पे हो गया बैंगनी, ठीक है। उसके बाद में आसमानी, नीला और हरा। तो यदि आसमानी और नीला का पूछ ले तो 400 से 500 के बीच में, हरा 500 आ गया, पीला क्या हो जाएगा बेटा 500 से 600 के बीच में, नारंगी 600 हो गया, और लाल हो गया अपन के 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो बार और क्लास लेके आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, उसके बाद में अपन इसके एक दो न्यूमेरिकल करते हैं अपन। अब देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि किसी विकिरण की तरंग दैर्ध्य 1200 नैनोमीटर है, तो उसकी आवृत्ति बताओ, यानी आपको उसकी आवृत्ति बतानी है, ठीक है। देखो पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें दे रखी होती है ना, उसको आपको लिखना है पहले, ठीक है। और एक काम और कर लेना बेटा, जो भी अपन के ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनके नंबर मेरे पास में नहीं है, तो आपके मिलने वाले जितने भी बच्चे हैं ना, उनको ये लिंक शेयर कर देना, ताकि उनके पास में ये क्लास पहुंच जाए और वो पीछे नहीं रहे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है बेटा, ठीक है, क्योंकि सबके कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास में नहीं है, जिनके पास मेरे पास में है उनको मैं शेयर कर दूंगा, ताकि वो आसानी से पढ़ सके, ठीक है। तो जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान रखें आप, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी है, तो अपन को छुट्टियों को पूरा पूरा सदुपयोग करना है, ठीक है। और डेली क्लास आएगी, तो उस हिसाब से आपको अच्छे से तैयारी करना है, साथ साथ में नोट्स भी बनाना है, ठीक है। अब देखो बेटा, शुरुआत करते हैं अपन। इसके अंदर क्या दे रखा है, किसी विकिरण की तरंग दैर्ध्य दे रखा है ये बेटा, तो तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान अपन को दे रखा है 1200 नैनोमीटर, ठीक है। और उसकी आवृत्ति बतानी बेटा, न्यू का मान निकालना है, ये मान अपन को निकालना, ठीक है। और न्यू के लिए सूत्र क्या होता है, सी पाई लैम्डा, ये होता है। और ये मैंने कहां से लिया बेटा, ये लिया अपन के सी इजिकल टू न्यू लैम्डा से, ये मैंने सूत्र यहां से लिया, ठीक है। और सी का मान आपको पता है हमेशा परमानेंट होता है बेटा, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका मान होता है, ठीक है। अब दोनों मान आपके सामने है, बस मान रख दो इसके अंदर,
इसके अंदर मान रखना है। तो न्यू इजिकल टू 3 इंटू 10⁻8/1200 ये आएगा। ठीक है, अब 1200 को भाग 3 में दोगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो 3 इंटू 10⁸ और इसको इस प्रकार लिख सकता हूं मैं 12 इंटू 100। ठीक है, 12 इंटू 100 लिख सकता हूं, या फिर इसको इस प्रकार लिख सकता हूं कि 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻²। ठीक है, अब अपन इसको काट सकते हैं। 3 कम 3, 3 चौक 12 यानी 1/4। ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻²। अब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू सॉरी न्यू इजिकल टू 1 इंटू 10⁸, और ये माइनस वाला ऊपर सॉरी प्लस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस बटा नीचे क्या रह जाएगा अपन के 4। ठीक है, तो क्या 16 है बेटा अपन के 1 इंटू 10⁻6/4। ठीक है, 4 का भाग 1 में देंगे अपन तो क्या आएगा अपन के बेटा 0.25 इंटू 10⁻6। ये मान आ गया अपन के आवर्ती का। और इसको अपन यदि वैज्ञानिक संकेतन में लिखे तो एक पॉइंट इधर लेके आ जाए। ठीक है, और एक पॉइंट इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपन के 2.5 इंटू 10⁵5। ठीक है, और इसकी आवर्ती क्या होती है बेटा सेकेंड इनवर्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो HZ। ठीक है, या लिख देता हूँ वरना और आप बट्टा कर देगा। ठीक है, तो ये इसका मान आएगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा 2 इंटू 10⁻−10 सेकेंड आवर्तकाल वाली प्रकाश तरंग की आवर्ती तरंग दैर्ध्य तथा तरंग फलन और बेटा तरंग संख्या एक ही चीज है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तरंग फलन और तरंग संख्या ठीक है ज्ञात करनी है। पहला काम क्या करना बेटा अपन को, जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज दे रखी है वो चीज अपन को सबसे पहले लिखना। क्या चीज लिखे बेटा आवर्तकाल दिया हुआ है, यानी टी का मान दे रखा, टी इजिकल टू 2 इंटू 10⁻−10 सेकेंड है, ये दे रखा है। निकालना क्या, एक तो अपन को आवर्ती निकालनी बेटा, न्यू का मान निकालना है। दूसरा तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान निकालना है। तीसरा तरंग फलन यानी न्यू बार इसका मान निकालना है। ठीक है, पहला काम अपन को इसका मान निकालना है, किसका, न्यू का मान। और न्यू का मान निकालने के लिए आपको पता है हमेशा सूत्र क्या होता है बेटा, आवर्तकाल के हिसाब से न्यू इजिकल टू, चलो इसका सूत्र यहाँ लिख देता हूँ, इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। नंबर फर्स्ट का कर रहे हैं बेटा अपन, फर्स्ट का है न्यू इजिकल टू होता है बेटा 1/T। ठीक है, यानी आवर्ती इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/आवर्तकाल। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र, टी का मान कितना बेटा अपन के 1/2 इंटू 10⁻−10 सेकेंड, ये हो गया। अब यदि मैं इसको भाई 2 का भाग 1 में देने से अच्छा है इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊं, 10⁻−10 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1 इंटू 10⁻10/2 रह जाएगा। ठीक है, अब मैं यदि इस 1 की जगह अपन के 10 कर दूं, इस 1 की जगह क्या कर दूं 10 कर दूं, यानी इसमें से 1 माइनस कर दूं, इसको इस प्रकार लिख दूं तो बेटा मैं 10 इंटू 10⁹ ये लिख दूं और बट्टा 2 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, नहीं करेगा। अब इजी हो जाएगा, 5 से कट गया। ठीक है, तो आंसर क्या आया बेटा अपन के, न्यू का मान आया अपन के 5 इंटू 10⁹। ठीक है, और इसका बेटा सूत्र होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, एक आंसर तो नहीं है, निकल गया बेटा अपन के। ठीक है, अब दूसरे में चलते हैं अपन। सेकंड पार्ट क्या रहेगा अपन के, लैम्डा का मान। सेकंड पार्ट है बेटा अपन को लैम्डा का मान निकालना, और लैम्डा के लिए अपन का सूत्र क्या होता है बेटा C/π लैम्डा, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। और सी का मान था अपन का 3 इंटू 10⁸। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, ये सूत्र था, ये अपन का मान था। सी का मान यानी प्रकाश का वेग दे रखा है। ठीक है, लैम्डा का मान अपन के क्या करना बेटा अपन को, इसका मान निकालना लैम्डा। सी बेटा क्या हो जाएगा बेटा इसमें
एक मिनट, सी इजिकल टू न्यू लेमडा, ठीक है। तो ये अपन के न्यू का हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, मैंने यहाँ से लिया है इसको, लेमडा नहीं है, ठीक है। और न्यू का मान अपन के अभी जस्ट निकला है, न्यू का मान क्या है बेटा, 5 इंटू 10 की घात 9, 5 इंटू 10 की घात 9 सेकेंड इनवर्स, या अब इसके अंदर मान रख दे अपन, लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी का मान क्या है, 3 इंटू 10 की घात 8 बटा 5 इंटू 10 की घात 9, इसको ऊपर लेके चले जाओ आप, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 की घात 8 माइनस 9, क्योंकि प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, बटा हो जाएगा बटा 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपन के, माइनस का 1 हो गया, तो 3 इंटू 10 की घात माइनस 1 बटा 5, 5 को काटो 3 से, लगभग 0.6 आएगा इसका आंसर, 0.6, ठीक है। अपन का आया 0.6 इंटू 10 की घात माइनस 1। अब इसको मैं यदि व्यवस्थित तरीके से लिखूं वैज्ञानिक संकेतन से, तो क्या हो जाएगा बेटा अपन के, लेमडा इजिकल टू, इस पॉइंट को यहाँ लेके आ जाऊं, 6.0 कर दूं इसको, 6.0, और इसको इधर लेके आने के बाद ये संख्या पे क्या होगी, बढ़ेगी ना बेटा, 10 की घात माइनस 2, ये अपन के लेमडा का मान आ गया, ठीक है। अब तीसरा क्या है अपन के, तीसरा है बेटा न्यू बार का मान, ठीक है, ये नंबर 3 है, न्यू बार, इसका मान निकालना, और इसके लिए सूत्र होता है बेटा हमेशा 1/लेमडा, ठीक है। अब देखो लेमडा का मान अपन के पास में आ गया, क्या आया बेटा, लेमडा का मान है अपन के 6.0 इंटू 10 की घात माइनस 2, ठीक है। तो इसका मान रख दो अब, न्यू बार इजिकल टू 1/6.0 इंटू 10 की घात माइनस 2। अब इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊं यहाँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपन के, न्यू बार इजिकल टू 1 इंटू 10 की घात 2, क्योंकि माइनस है तो प्लस में हो जाएगा बटा 6, और 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है, 100 बटा क्या हो जाएगा अपन के 6, और इसका जब अपन मान निकालेंगे तो मान आएगा 16.66, और इसका आंसर हो जाएगा बेटा मीटर इनवर्स। ये हो गया अपन के न्यू बार का मान। आई चीज समझ में, बिल्कुल इजी है बेटा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेडियो स्टेशन 1300 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रसारण करता है, तो इसके द्वारा उत्सर्जित तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी अपन को निकालनी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी निकालने अपन को क्या दे रखा है, उसकी आवृत्ति दे रखी है, ठीक है। और आवृत्ति दे रखी है तो पहले मैंने बोला क्या बोला है, जो चीजें दे रखी है वो अपन को पहले लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले लिखते हैं बेटा, इसको जो आवृत्ति है वो है 1370 किलो हर्ट्ज, ये किलो में है, और अपन को तो किस में चाहिए, सिर्फ हर्ट्ज में चाहिए, तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1370, और इसको 1000 से गुणा करेंगे तो हर्ट्ज में आएगा, हर्ट्ज यानी क्या होता है बेटा, सेकंड होता है ना, ठीक। तो इसको मैंने कर दिया 1000, 1000 को लिख दिया बेटा मैंने 10 की घात 3 HZ, ठीक है। और आपको पता है कि इसकी जो आवृत्ति है, ठीक है, वो किस में रहती है बेटा, सेकंड में रहती है ना, आवृत्ति को अपन किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए मैंने इसका लिखा है अपन के 10 की घात 3, ठीक है। अब एक चीज और, अपन को क्या चाहिए बेटा, लेमडा का मान चाहिए, ये मान अपन को निकालना है, तो लेमडा इजिकल टू क्या होता है बेटा, C अपॉन न्यू, और C का मान हमेशा होता है बेटा 3 इंटू 10 की घात 8, यही होता है। अब देखो मान रख दो, न्यू का मान अपन के पास में है 1370 इंटू 10 की घात 3, तो इसको लिखते हैं अपन लेमडा इजिकल टू, पहले C का मान लिखे 3 इंटू 10 की घात 8 बटा 1370 इंटू 10 की घात 3, ये लिखना है। अब देखो बेटा 1370 का भाग 3 में देना, तो थोड़ा हेवी फील हो रहा है, इसको अपन सरल करते कहने का मतलब, यदि मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं तो अपन के क्या हो जाएगा, 3 शून्य और नहीं बढ़ जाएंगे, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, लेमडा इजिकल टू 3 इंटू 10 की घात 8 बटा 1.370 इंटू 10 की घात 3 तो है ही है, और 3 के बाद में अपन पॉइंट लगाया तो इंटू 10 की घात 3 और कर देते हैं। अब कितने हो गए बेटा, 10 की घात 6 हो गए, तो लेमडा इजिकल टू 3 इंटू 10 की घात 8 बटा 1.370 इंटू 10 की घात 6, ये हो गया। अब 1.370 का जो अपन भाग दे सकते हैं, पहले इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, चलो इधर लिख देते हैं अपन,
लैम्डा इजिकल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁸ बटा 1.370। ठीक है, तो लैम्डा इजिकल टू क्या हो गया बेटा, 3 इंटू 10⁻2 बटा 1.370। अब इसका भाग इसमें आसानी से दे सकते हो। जब इसका भाग अपन आसानी से देंगे, यानी 1.37 का भाग, ठीक है, तो बेटा अपन के मान आएगा लगभग 2.198। ठीक है, और पीछे क्या लगा बेटा अपन के 10⁻2, और अपन इसकी आवृत्ति लिखते हैं बेटा मीटर में। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये है बेटा विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है, यानी इससे बाहर अब कुछ नहीं जाने वाला। चाहे आप कोई सा भी कोचिंग देख लेना, कोई से भी ऑफलाइन क्लासेस देख लेना, ठीक है, पूरा चैलेंज है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना कि भाई ये हमारे जो चीज़ है वो दिमाग में नहीं बैठी, तो मैं उसको अगले क्लास के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।